हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बी रेडी फॉर डिक्टेशन 5 सेकेंड्स। स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के लिए निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बम्बई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम
को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार करना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अव्यवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए गए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया और